नमस्कार बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके क्वांट सेक्शन में अगर आपको अच्छा खासा स्कोर करना है तो कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अलग अलग टॉपिक का नेम बोलेंगे। बट बच्चे अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अभी आपके एसबीआई क्लर्क 2024 के एग्जाम में, क्योंकि बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, लेकिन जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट अरिथमेटिक सेक्शन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेगा एग्जाम में, वो बाकी स्टूडेंट से आगे रहेगा। क्योंकि क्लर्क में अगर आप टारगेट कर रहे हो, क्वांट सेक्शन की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आपको 30 प्लस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना। 32 33 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने चाहिए और इसके लिए अरिथमेटिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अरिथमेटिक सेक्शन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 10 मजेदार क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एसबीआई क्लर्क के एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक सेशन को देखिए, हर क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ये रहा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मैं चाहूंगा क्वेश्चन को आप लोग रीड भी करेंगे और साथ ही साथ ट्राई भी करेंगे सॉल्व करने की। पेन एंड पेपर लेके बैठिए ताकि आप सॉल्व भी करें, देखिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। अ मैन इन्वेस्टेड ₹16,000 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम। अ मैन इन्वेस्टेड, एक मैन ने इन्वेस्ट किया 16,000 रुपीज। कितना इन्वेस्ट किया? 16,000 एट द रेट, रेट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 12.5% पर एनम फॉर सर्टेन ईयर्स। यहाँ पे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया इसकी बात नहीं की गई है। सर्टेन ईयर्स, ये टाइम हमें नहीं पता है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। एंड अमाउंट बिकम्स ₹32,000, और अमाउंट कितना हो जाता है? 32,000 हो जाता है। फाइंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स मैन इन्वेस्टेड, कितने टाइम के लिए मैन ने इन्वेस्ट किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं इसी बात को हिंदी में पढ़ूं तो आप यहां पे देख सकते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने 16,000 रुपए को 12.5% प्रति वर्ष की दर से कुछ वर्षों के लिए निवेश किया और राशि 32,000 हो गई। व्यक्ति ने कितने वर्षों के लिए निवेश किया, कितने साल के लिए पैसा लगाया गया, आपसे ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए बच्चे, तो बेसिकली क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले मैं थोड़े डिटेल में बता देता हूं, फिर हम शॉर्टकट में भी देखेंगे। जो जो चीजें दी गई हैं बच्चे, जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो, जब कोई इन्वेस्ट करता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल को हम पी से इंडिकेट करते हैं, हिंदी में मूलधन बोलते हो आप। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 16,000 रुपए। रेट कितना दिया हुआ है, कौन सी रेट से? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से इंडिकेट करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे? 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 12.5% पर एनम, है ना। फॉर सर्टेन ईयर, किसी टाइम के लिए, हमें नहीं पता है कितने टाइम के लिए। एंड अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट बिकम्स ₹32,000। अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट हो जाता है 32,000। अमाउंट को बच्चे हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन, है ना। यानी कि जितना पैसा आपने कहीं पे लगाया और जितने टाइम के लिए पैसा लगाया, उतने टाइम का जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसको जब आप प्रिंसिपल में ऐड कर देते हो तो जो बनता है उसी को मिश्रधन या उसी को अमाउंट बोला जाता है। तो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस उतने टाइम का इंटरेस्ट। जितने टाइम के लिए पैसा लगाया गया है उतने टाइम का इंटरेस्ट अगर आप ऐड कर देते हो प्रिंसिपल में, तो जो आता है वही क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आपसे यहाँ पे पूछा गया था हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए, कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया, कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल की वैल्यू होती है, प्रिंसिपल को आप हमेशा 100% मान करके चलते हैं। प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 100% होती है, ठीक है।
अब देखो, तो ये प्रिंसिपल है, ये कितना है परसेंटेज वाइज अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप बोलेंगे ये 100% की वैल्यू है। और अमाउंट कितना हो गया है 32,000। 16,000 रुपए आपने लगाए थे और ये बन कितना गया 32,000 रुपए बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट कितना हो गया, आप बोलेंगे कि 16,000 रुपए लगाया था, 32,000 रुपए वो बन गया, तो ब्याज कितना हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे ये इंटरेस्ट हो चुका है 16,000। कितना इंटरेस्ट हो चुका है 16,000 इंटरेस्ट हो चुका है। अब बच्चे आप मुझे ये बताइए, जितना पैसा आपने लगाया था कुछ टाइम में उतना ही ब्याज हो गया, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उतना ही आपको ब्याज मिल रहा है। 16,000 रुपए आप लगाए थे और टोटल जो ब्याज मिला आपको ये भी 16,000 रुपए मिला। क्लियर है क्या? तो 16,000 100% की वैल्यू थी, तो क्या आप नहीं बोल सकते हो ये 16,000 भी कितने परसेंट के बराबर हुआ 100% के बराबर। यहां तक आप बात समझ पाए? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। अब बात यहां पे ये होती है कि हमारा ब्याज कितना हो चुका है 100% हो चुका है। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 100% हो गया। और एक साल का ब्याज बच्चे कितना है 12.5%। एक साल का ब्याज है 12.5%। एक साल में आपको 12.5% ब्याज मिलता है और कुछ टाइम में वो 100% हो जाता है। तो 100% को 12.5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही तो बच्चे टाइम हो जाएगा। अगर आप इसको कट करेंगे परसेंट से परसेंट चला जाएगा और 12.5 से ये 8 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 8 ईयर्स हो गई और यही करेक्ट आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे को ये नहीं समझा होगा कि आपने कैसे डिवाइड कैसे कर दिया, तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक साल का ब्याज है 12.5%। अगर मैं बोलूं 2 साल का कितना होगा, आप बोलेंगे दूसरे साल का भी 12.5% हो गया, तीसरे साल का भी कितना होगा 12.5% होगा। अगर मैं बोलूं 3 साल का ब्याज कितना होगा, आप बोलेंगे सर तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ गया 37.5%। अभी आपको ये समझा ये 3 साल का है। चलो, अगर मुझे ये ना पता हो, अगर मुझे ये ना पता हो कितने साल का है, अगर आपको ये दिया हो कि 37.5% टोटल इंटरेस्ट है और एक साल का है 12.5%, एक साल का 12.5% है, तो इसको एक साल के ब्याज से अगर डिवाइड करोगे तो टाइम देखो निकल के आ गया कि नहीं 3 साल। तो वैसे ही टोटल 100% बना था, एक साल का 12.5% था, हमने डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू हो गई 8 ईयर्स, यानी कि पैसा 8 साल के लिए वहां पे लगाया गया था। तो ये तो मैंने यहाँ पे समझा करके आपको बता दिया। इसी बात को बच्चे अगर हम जल्दी से करना चाहेंगे, जो बच्चे अरिथमेटिक सेक्शन में उनको अच्छा खासा कमांड होगा तो वो ऐसे तो नहीं करने जाएंगे, तो उनके लिए जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ वो बच्चे कैसे करेंगे, वो तो डायरेक्टली यहाँ पे सोचेंगे कि 16,000 क्या है प्रिंसिपल है, 32,000 रुपए क्या हो गया अमाउंट हो गया, यानी कि इंटरेस्ट कितना बना 16,000। 16,000 इंटरेस्ट मतलब 100% इंटरेस्ट हुआ। एक साल का इंटरेस्ट था 12.5% और 100% इंटरेस्ट हुआ 12.5। 12.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 इज द राइट आंसर। और बच्चे यही करेक्ट आंसर था। बात समझ में आई आपको? मुझे लगता है चीजें आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका एजेस से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एज के जो क्वेश्चंस होते हैं, आयु से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ूंगा। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। प्रेजेंट एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान वायु, प्रेजेंट में जो एज है इसकी बात हो रही है, किसकी किसकी, पी एंड क्यू की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन बच्चे एक और चीज मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से आपको समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि क्लर्क में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, कंसर्न होता है कि क्लर्क में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको क्लर्क के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि सारे क्वेश्चन की अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करके जाइए, है ना, ताकि आपको एग्जाम में जाने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके चलिए, और कुछ भी डाउट रहे तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो है ये 1:3। एंड रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड आर इज 2:3। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे दो तरह का रेशियो दिया गया है। एक पी एंड क्यू का रेशियो दिया हुआ है 1:3
और एक आपको P एंड R की एज का रेशियो दिया गया है 2:3। उसके बाद इफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस की बात हो रही है किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R, प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R इज 2 इयर्स। कितने साल का डिफरेंस है यहाँ पे, 2 साल का उनकी एज का डिफरेंस है। देन फाइंड द सम ऑफ एज, किसका सम निकालना है, P Q एंड R 14 इयर्स हेंस। बच्चे हेंस का मतलब होता है बाद में, हेंस का मतलब बाद में, यानी कि 14 साल के बाद में, 14 साल के बाद में P Q एंड R तीनों की एज का क्या निकालना है, सम निकालना है। आप क्वेश्चन समझ पाए यहाँ पे, एक बार हिंदी में मैं पढ़ देता हूं। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 1:3 है, यानी कि P एंड Q की जो आयु है उसका रेशियो कितना है, अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। P और R की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। P और R जो है उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3, 2:3। यदि P और R की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 2 वर्ष है, P एंड R जो है उनके बीच में जो प्रेजेंट एज है उनका डिफरेंस आपको दिया है 2 वर्ष, तो 14 वर्ष बाद P Q एंड R की आयु का योग ज्ञात कीजिए। 14 साल के बाद उनकी एज कितनी हो जाएंगी, ये आपको यहाँ पे पता करना था। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए। चलिए आ जाइए बच्चे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ये चीज बताता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, भले आपको देखने में लग रहा होगा, बट जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे, सही अप्रोच यूज करेंगे, सही टेक्निक यूज करेंगे, तो आराम से आप 20, 25, 30 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका टेक्निक सही रहेगा तो। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले रेशियो की बात हो रही है P एंड Q की, तो यहाँ पे P Q एंड R तीन लोगों की बात हो रही है, P Q एंड R। P एंड Q की एज का रेशियो दिया हुआ है 1:3, P एंड Q का एज का रेशियो 1:3 था, एंड P एंड R का रेशियो था 2:3। P यहाँ पे है, P एंड R यहाँ पे है, आपका यहाँ पे P एंड R का रेशियो ये दिया हुआ है 2:3। ठीक है, चलिए तो बच्चे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यू दोनों में है उसको इक्वल करेंगे। आप देखो यहाँ पे P की बात करें तो एक में P की एज 1 यूनिट है और यहाँ पे P का कितना है, 2 है। P यहाँ पे 1 है, यहाँ पे P 2 है। अगर Q के साथ P लेते हो तो 1 है, R के साथ P लेते हो तो 2 है। हम क्या करेंगे, रेशियो जब निकालते हैं तो सबसे पहले जो डिफरेंट वैल्यू है उसको इक्वल किया जाता है। हम क्या करेंगे, इस 1 और 2 को इक्वल बनाएंगे। 1 एंड 2 को इक्वल कैसे बनाओगे, तो रेशियो का रूल होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या सेम नंबर से डिवाइड। अगर मैं यहाँ पे इस 1 को 2 बना दूं तो क्या मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, अब इसको 2 से करोगे तो इसको भी करना होगा, क्योंकि ये रेशियो है, साथ में है, रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब बच्चे P भी 2 हो गया तो P 2 हो गया और यहाँ पे भी P 2 था, अब P की जगह पे हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। Q कितना हो गया, आप बोलेंगे सर Q 6 हो गया, और R की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे P Q एंड R का रेशियो कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 2:6:3, यही P Q एंड R का क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां तक अगर आपको आ चुका है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आगे आपको क्या दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था। बच्चे जो मैं बता रहा हूं यही अप्रोच आपको एग्जाम में यूज करना है। मैं चीजें लिख के बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। इसी को अगर आप फास्ट करेंगे तो एग्जाम में आराम से आप 15-20 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चीजें मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। ओके, चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ P एंड R इज 2 इयर्स। अब देखो बच्चे P यहाँ पे है और R यहाँ, P यहाँ पे है, R यहाँ पे है। P की एज अभी 2 यूनिट है, Q 6 यूनिट है, R 3 यूनिट है। इनकी एज का डिफरेंस बोला गया है, किसका, P एंड R। अगर मैं आपसे पूछूं P एंड R की एज का डिफरेंस कितना होगा, आप बोलेंगे बच्चे ये हो जाएगा 1 यूनिट। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में P एंड R की एज का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 इयर्स, यानी कि ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 2 इयर्स हो गई। क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 इयर्स है तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ P Q एंड R। P Q एंड R की सम निकालना है, तो P की एज 2 यूनिट, Q की एज 6 यूनिट, R की एज 3 यूनिट। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 2 + 6 8, 8 + 3 कितना, 11 यूनिट आ जाता है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल है, तो बच्चे 11 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 1 यूनिट 2 साल है तो 11 यूनिट क्या हो गया, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 22 साल। यानी कि प्रेजेंट में तीनों का एज कितना आ गया बच्चे, 22 साल। अगर क्वेश्चन में होता है प्रेजेंट में तीनों की एज कितनी है तो हम 22 मार्क करते हैं, लेकिन ये गलती आप नहीं करिएगा, क्योंकि आपसे एज कब का पूछा गया है,
आपसे एज पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ एज 14 ईयर्स हेंस, 14 साल के बाद उनका एज कितना हो जाएगा। तो बच्चे प्रेजेंट में तीनों कितने के हैं, आप बोलेंगे 22 के हैं, लेकिन 14 साल के बाद उनका एज पूछा जा रहा है। 14 ईयर्स के बाद अगर आप उनकी एज पता करोगे, 3 लोग हैं और 14 साल के बाद उनका एज पता करना है, यानी कि सभी लोग 14 साल बढ़ जाएंगे, उनकी एज 14 ईयर्स बढ़ जाएंगी। पहले की भी एज 14 ईयर्स बढ़ गई, दूसरे की भी एज 14 ईयर्स बढ़ गई, तीसरे की भी एज 14 ईयर्स बढ़ गई, तो टोटल 42 ईयर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट में अगर आप 42 ईयर्स ऐड कर दोगे तब जाकर के 14 ईयर्स के बाद की उनकी एज आ जाएंगी, यानी कि हमें इसमें और कितना ऐड करना होगा, 42 ईयर्स और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इनकी एज कितनी हो जाएंगी बच्चे, 64 ईयर्स। और आपसे यही पूछा जा रहा था कि 14 ईयर्स के बाद उनकी एज टोटल कितनी हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे बच्चे उनकी एज हो जाएंगी 64 ईयर्स, और यही आपका करेक्ट आंसर है। बोलिए, बात समझ में आई क्या? अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ, अब कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जो लोग अरिथमेटिक नहीं पढ़े होंगे, तो बच्चे मैं यहाँ पे बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। अगर वही चीजें शुरू से बताई जाएंगी तो उसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अब जैसे किसी बच्चे को रेशियो कैसे निकालना है, इसमें दिक्कत हो रही होंगी। अब जिनको दिक्कत हो रही होंगी उन्होंने शुरू से नहीं पढ़ा होगा ये रेशियो का टॉपिक, तो उनको दिक्कत हो रही होंगी, है ना। इसलिए पहले हर टॉपिक का बेसिक अगर आप क्लियर रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मैं बेसिक से चीजें, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चे, इसलिए आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जहां तक होता है मैं चाह रहा हूं कि आपको चीजें समझा पाऊं, जो जो चीजें आपको दिक्कत हो वहां तक हम इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा बच्चे, ये है बेसिकली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। अगर देखें तो P and Q टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। P and Q की बात हो रही है, P and Q कोई दो पर्सन है, P and Q के बारे में बात की गई है कि P and Q कोई दो लोग होंगे, टुगेदर जब ये एक साथ काम करते हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो कोई काम जो होता है इसको 12 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का, कि P and Q मिल करके किसी काम को 12 दिनों में क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एज, जबकि Q अलोन टुक 6 डेज मोर देन द टाइम टेकन बाय P and Q टुगेदर। जबकि Q अगर उसी काम को करने जाता है तो उसको 6 दिन का ज्यादा टाइम लगता है। किससे 6 दिन का ज्यादा टाइम लगता है बच्चे, P and Q को जितना टाइम लगता है उससे 6 दिन ज्यादा किसको लगता है, Q को लगता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय P अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए P को अकेला उसी काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा, आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। तो आप बोलेंगे कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया, इसी बात को अगर मैं हिंदी में पढ़ दूं एक बार, P और Q मिलकर के एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जब Q अकेले उस काम को पूरा करने में उतने समय से 6 दिन अधिक लेता है, अगर Q अकेले करने जाएगा तो उसको 6 दिन ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है P अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको टाइम दिया है P and Q का, अगर मैं पूछूं कि P and Q इन दोनों को मिलकर के कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में दिया है P and Q को 12 दिन का टाइम लगता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। फिर मैंने पूछा अब आप ये बता दो Q को कितना टाइम लगता है, तो आपने बोला सर क्वेश्चन में दिया है कि Q को 6 दिन ज्यादा लगता है P and Q से, तो P and Q को मिलके 12 दिन लगता है, तो Q को इससे 6 दिन ज्यादा लगता है, तो इसको 18 दिन लगेगा। बिल्कुल सही। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें टोटल वर्क निकाल लेना है। P and Q दोनों सेम काम को कर रहे हैं, तो इसलिए हम एक काम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और वो क्या एज्यूम करोगे, तो इससे और इससे कटने वाली एक वैल्यू मान लीजिए। 12 और 18 से कटने वाली आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, एक छोटी वैल्यू मान लीजिए जो 12 और 18 से कट जाए, इसलिए चाहे तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, या कोई भी वैल्यू ले लीजिए, गलत नहीं होगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाता है, 36। तो मैंने मान लिया कि ये टोटल वर्क है, TW मतलब क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है, 36 है, जिसको P and Q 12 दिन में कर रहा था और Q कितने दिन में कर रहा था, 18 डेज में। ये मैंने माना है, एज्यूम किया है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते थे, ठीक है। चलिए, तो 36 यूनिट काम ये 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 36 यूनिट काम 12 दिन में कर रहा है बच्चे, तो एक दिन का काम 36/12, 36 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया, 3। यानी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा P and Q का, 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर्क पर डे, ये वर्क पर डे मतलब एक दिन का काम P and Q का कितना आ गया, 3 आ गया।
क्यू 36 यूनिट काम 18 दिन में कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम कितना आ गया? आप बोलेंगे 2 आ गया। यहां तक बात क्लियर है? आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए अब देखिए बच्चे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पी एंड क्यू का एक दिन का काम कितना है? 3। मान लो थोड़ी देर के लिए पी का एक दिन का काम पी है, क्यू का एक दिन का काम क्यू है, आर का एक दिन का काम अगर आर है बच्चे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पी एंड क्यू यानी कि पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे? 3 हो गई। और Q की वैल्यू कितनी हो गई आपकी यहाँ पे? 2 हो गई। Q कितने के बराबर है? 2 के बराबर। बच्चे P प्लस Q 3 है, Q की वैल्यू 2 है, अगर Q की वैल्यू 2 यहाँ पे रख देंगे इस वाले में, तो आप बोलेंगे सर P की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 2 इधर आएगा तो P की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि P 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ? P का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 हो गया। और अगर P का एक दिन का काम 1 हो गया तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय P अलोन, P को कितना टाइम लगेगा अकेले इस काम को कंप्लीट करने में। काम कितना माने थे बच्चे? 36 माने थे, और P का एक दिन का काम कितना आया? 1 आया। तो अगर P अकेले उस काम को करने जाएगा, 36 टोटल काम है, P का एक दिन का काम 1 यूनिट है, तो 36/1 कितनी हो गई वैल्यू? 36 डेज। और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो P अगर अकेले उस काम को करेगा बच्चे, तो 36 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें लिख रहा हूं बच्चे, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। इसमें आप एग्जाम में अगर सॉल्व करेंगे तो कितनी चीजें लिखेंगे, और ये लिखेंगे भी, अगर आप जल्दी जल्दी लिखते भी है तो आपको कितना टाइम लगने वाला है आप खुद सोच सकते हैं। आप फोकस कीजिए अप्रोच के ऊपर कि आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में। अगर आपका मेथड करेक्ट है, सॉल्व करने का तरीका सही है, टेक्निक सही यूज करोगे, तो एग्जाम में आप आराम से क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, सॉल्व तो करते हैं बट उनका मेथड गलत होता है, ऐसे लेंदी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे कि वो कितना भी फास्ट करेंगे फिर भी उनको वहां पे टाइम लग जाता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो टेक्निक कैसे है, और वो कितना मींस एग्जाम में वो आपका कितना टाइम सेव कर रहा है। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी पे करना है। मैं चीजें समझा रहा हूं, मैं चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं आराम से चीजें आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है आपको चीजें सिखा पाऊं, आपको समझा पाऊं। अगर आप चीजें समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने जो एफर्ट लिया है वो मेरा सफल हुआ है ना। चलिए, तो अब ये मुझे लगता है इस बात को समझ पाए। अब जो फास्ट बच्चे होंगे इसी चीज को जल्दी जल्दी कर लेंगे, ये सब चीजें लिखेंगे नहीं। सॉरी, ये क्यों भागने लग जाता है बच्चे इधर उधर। चलिए, तो यहाँ पे ये जो चीज है मैंने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मन में भी बच्चे कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बेसिकली बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का एक पार्ट होता है बोट्स एंड स्ट्रीम, है ना। तो उसका क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ बोट, मतलब किसी बोट की बात हो रही है। बोट तो जानते हैं पानी में चलती है बोट, है ना। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, बच्चे स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत पानी में। शांत पानी मतलब जब पानी शांत होती है, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, उस समय की बात की जा रही है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर is 36 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब कि पानी की चाल समझ लीजिए। वाटर की स्पीड, रिवर की स्पीड, स्ट्रीम, करंट, इसी को बोला जाता है, फ्लो, सब सेम ही चीजों को बोला जाता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द बोट टेक्स 24 मिनट्स मोर, अगर बोट को 24 मिनट ज्यादा टाइम लगता है टू कवर x किलोमीटर डिस्टेंस, x किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में बोट को कितना मिनट ज्यादा टाइम लगता है? 24 मिनट ज्यादा टाइम लगता है ना। इन अपस्ट्रीम, कब 24 मिनट ज्यादा टाइम लगता है? अपस्ट्रीम में एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। इसी क्वेश्चन को अगर मैं हिंदी में पढ़ दूं, किसी नाव की स्थिर पानी में गति, किसी नाव की स्थिर पानी में गति जो है कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की गति जो है 4 किलोमीटर पर आवर है। स्ट्रीम का मतलब धारा होता है, पानी की धारा जो होती है उसको स्ट्रीम बोलते हैं। यदि नाव को x किलोमीटर की दूरी अपस्ट्रीम में तय करने में डाउनस्ट्रीम की तुलना में 24 मिनट अधिक समय लगता है, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालना है आपको? यहाँ पे 2x की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चे, चलिए तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अपस्ट्रीम का मतलब होता है जिधर पानी का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हो। अपस्ट्रीम में हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा डाउनस्ट्रीम से। पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है
उसी डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, इसलिए टाइम आपको कम लगता है। लेकिन पानी जिधर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप आएंगे तो पानी आपकी स्पीड को कम कर देती है, जिसके कारण अपस्ट्रीम में आने पे टाइम आपको क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो बस एक ही चीज ध्यान रखिए, डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगता है, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है नदी के फ्लो के डायरेक्शन में, धारा के डायरेक्शन में, एंड अपस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। नदी इधर बह रही है, मैं इधर जा रहा हूं तो बोला जाएगा अपस्ट्रीम। नदी इधर बह रही है, मैं इधर ही जा रहा हूं तो बोला जाएगा डाउनस्ट्रीम। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इतने से बात क्लियर है तो स्टिल वाटर बोट की स्पीड दी गई है। बच्चे यहाँ पे कुछ नोटेशंस होता है, स्टिल वाटर की स्पीड को हम x से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। स्टिल वाटर मतलब कि बोट की स्पीड, जब स्टिल वाटर में, शांत पानी में बोट की स्पीड को हम x से इंडिकेट करते हैं। तो x आपको यहाँ पे दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया है? 36। एंड धारा की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड को हम y से इंडिकेट करते हैं, तो y की वैल्यू आपको दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी गई है? 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। अच्छा, जब आप नदी के डायरेक्शन में जाओगे, धारा के डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो बढ़ करके कितनी हो जाती है, उस स्पीड को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम मतलब नदी के डायरेक्शन में जब जा रहे हो तो स्पीड होता है डाउनस्ट्रीम, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होता है, वो हो जाता है x प्लस वाई, दोनों का एडिशन हो जाता है। तो x 36 है, y 4 है, तो 36 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा? 40। यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चे अगर मैं बोलूं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो वो स्पीड हो जाती है x माइनस वाई। कितनी हो जाती है? x माइनस वाई। x 36 है, y 4 है, तो 36 माइनस 4 ये कितनी हो गई वैल्यू? 32 किलोमीटर पर आवर। यानी कि नदी के डायरेक्शन में स्पीड है 40, नदी के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो गई? 32। क्लियर यहां तक बात? चलिए, डिस्टेंस कितना कवर करना था? x। टाइम कैसे निकालते हैं बच्चे? आप बोलेंगे सर टाइम तो निकालते हैं, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन कितना? स्पीड। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है यहां तक बात? आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है सर। अब मुझे बता दीजिए डिस्टेंस कितना जाना है? x किलोमीटर। तो टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? अपस्ट्रीम में। तो x किलोमीटर जाना है कितने की स्पीड से? एक बार 40, एक बार 32। तो 32 वाले में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए ये टाइम मैं पहले लिखता हूं। टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस x है, स्पीड कितना हो गया? 32। यानी कि अपस्ट्रीम जाने में इतना टाइम लगेगा। वेरी गुड। डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चे? आप बोलेंगे डिस्टेंस कितना x और स्पीड कितनी हो गई डाउनस्ट्रीम की? 40। कितनी हो गई वैल्यू इसकी? 40। यहां तक आपको बात क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसी का डिफरेंस, ये अपस्ट्रीम का टाइम, ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है, तो ज्यादा टाइम में से कम टाइम घटाओगे, यही तो डिफरेंस आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यही डिफरेंस आपको दिया हुआ। कितना मिनट ज्यादा? 24 मिनट ज्यादा, तो ये हो गया 24 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी हमने यहाँ पे जो स्पीड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो स्पीड दिया हुआ है या जो डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर और आवर में है, तो टाइम जब इस कैलकुलेशन में रखेंगे तो इस टाइम को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट में है, आवर में कन्वर्ट करिएगा तो 60 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। यहां तक बात क्लियर है एवरीवन? चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं? कैंसिल कर लेते हैं। 12 2 जा 24 होता है, 12 5 जा 60 होता है। अब आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए। 32 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? तो ये 40 है आपका, और यहाँ पे 8 यानी कि यहाँ पे 4 नहीं है तो 44 जाए, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया? 160। अब ये 32 5 जा 5x हो जाएगा, माइनस 44 जा 4x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? आप बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू जो हो गई ये कितना हो गया? 2/5। कितनी हो गई वैल्यू? 2/5। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। 5x माइनस 4x ये होता है x अपॉन 160 इक्वल्स टू कितना? 2/5 है ना? 2/5। अब बच्चे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो x अपॉन 160 की वैल्यू कितनी है? 2/5 है। 5 से आप इसको कट कर सकते हैं 32 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 32 इंटू 2, ये आ गया आपका 64। x की वैल्यू कितनी हो गई? 64। आपको क्या पता करना था? आपको पता करना था 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 2 इंटू 64, यानी कि 2x कितना हो जाएगा? 2 इंटू 64, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 128। तो हमारा आंसर कितना बना? 128। ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कितनी सारी चीजें हैं। एग्जाम में सॉल्व करेंगे 2-3 लाइन में आपका पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ये सब जो मैंने लिख करके आपको समझाने के लिए बताया,
आपको क्या लगता है ये लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। जब आपने यहाँ पे ये लाइन लिखा उसके बाद ये लाइन से ही हमारा आंसर यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी। यहाँ पे x था, ये 32 कटा, इसकी वैल्यू 64 हो गई, x की वैल्यू 64 तो 2x 128 डायरेक्टली हम यहाँ पे आकर के मार्क कर सकते थे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। समझ पाए? क्लियर? आगे बढ़े? अच्छा लग रहा है क्या? बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब आप करते हैं ऐसा तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेकर के आया जाए, है ना? तो इसलिए ये कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और चीजें और अच्छे से हो पाती हैं। चलिए बच्चे यहाँ पे देखिएगा, द रेशियो ऑफ लेंथ टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1:3। लेंथ एंड पेरीमीटर की बात की गई है। किसका? द रेशियो ऑफ लेंथ टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल है, आप जानते हो रेक्टेंगल ये होता है, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आमने सामने का साइड बराबर होता है। अगर ये रेक्टेंगल का मान लो, इसको अगर मैं लेंथ बोलूं, ये एल है, तो ये क्या हो जाता है? ब्रेड्थ हो जाता है। और इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सभी साइड का सम, तो L प्लस बी करोगे तो ये पेरीमीटर कितना हो जाता है रेक्टेंगल का? इसका फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये पेरीमीटर होता है, ठीक है? चलिए अब आगे आ जाए यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था लेंथ टू पेरीमीटर, यानी कि लेंथ, अब मैं ये लेंथ भी लिख रहा हूं, डिटेल में आपके लिए लिख रहा हूं, और पेरीमीटर, लेंथ एंड पेरीमीटर का रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:3। ये कितना है? 1:3 है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ टू पेरीमीटर। आपको रेशियो किसका निकालना था? ब्रेड्थ। आपको रेशियो निकालना है बच्चे ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर, ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है? चलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, कुछ चीजें हम ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये 1:3 का रेशियो है ना, हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेंथ बन गया आपका 1x और पेरीमीटर कितना हो गया? 3x। अभी मैंने बताया था पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छा, पेरीमीटर क्वेश्चन में दिया है 3x, यहाँ पे 3x रख दीजिए, इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना है आपका x प्लस ब्रेड्थ यहां से हम निकाल लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो 3x की वैल्यू हो गई 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x प्लस कितना? 2b। 3x में से 2x जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? x की वैल्यू हो गई 2b। तो बच्चे यहां से b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा आपका यहां से x/2। b की वैल्यू कितनी हो गई? x/2। अब हमें रेशियो किसका निकालना था? ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर का रेशियो निकालना था। तो ब्रेड्थ की जगह पे आपने यहाँ पे रख दिया x/2 और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे कि सर पेरीमीटर आपको दिया हुआ है पहले से 3x, तो यहाँ पे 3x रख दिया, x से x की वैल्यू कट गई तो ये बन गया 1/2 इज टू कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे सॉरी 1/2 इज टू कितना 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 3 से करोगे 6, तो ये रेशियो कितना बन गया? 1:6। यही आंसर है, यही क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। मुझे लगता है बच्चे आप इस चीज को समझ पाए होंगे मैंने क्या बताया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? अ मैन कवर 2 डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर। अ मैन कवर्स 2 डिस्टेंस, एक मैन है जो 2 डिस्टेंस को कवर करता है। एक डिस्टेंस कितना है? d किलोमीटर है, एंड दूसरा कितना है? d + 32 किलोमीटर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर दिस 2 डिस्टेंस इज 2 आवर्स, यानी कि इन दोनों डिस्टेंस को कवर करने का जो टाइम का डिफरेंस है ये 2 घंटे हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन किलोमीटर पर आवर। मैन की स्पीड बताइए, किसमें बताइए? किलोमीटर पर आवर में। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में पढ़ें। एक व्यक्ति d किलोमीटर और d + 32 किलोमीटर की 2 दूरी तय करता है। यदि इन दोनों दूरियों को तय करने में लगे समय का अंतर 2 घंटे है तो व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए।
उस व्यक्ति की गति, उस व्यक्ति की स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में आपको बताना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अगर आपकी स्पीड सेम है, अगर आप सेम स्पीड से कहीं पे जा रहे हो तो सोच के बताओ आप कि आप कम दूरी जाओगे तो टाइम कम लगेगा, ज्यादा दूरी जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड क्या है, सेम है। फिर से सुन लो, अगर आप सेम स्पीड से जाते हो तो ज्यादा दूरी जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो मुझे बस इतना बता दो, एक डिस्टेंस है d किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस है d प्लस 32 किलोमीटर, दोनों डिस्टेंस में कम कौन हुआ? आप बोलेंगे सर ये है, ये तो प्लस 32 है, तो ये ज्यादा है, तो टाइम किस में ज्यादा लगेगा? इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। बच्चे टाइम कैसे निकालते हैं? आप बोलेंगे सर टाइम निकालने के लिए होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन कितना, स्पीड। टाइम की वैल्यू कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। मुझे पता है जो बच्चे अरिथमेटिक नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत हो रही होंगी कि ये सब चीजें कैसे होता है, उसके लिए टॉपिक का पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे, तो फिर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए तो हम क्या करते हैं, 2 घंटे का डिफरेंस है, तो बताओ ये डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? तो अभी डिस्टेंस कितना, d प्लस 32, और स्पीड कितना, हम मान लेते हैं बच्चे, मान लेते हैं कि वो पर्सन चल रहा था s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये एज्यूम कर लीजिए, है ना। मान लीजिए कि s की स्पीड से चल रहा था, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इतना था, स्पीड इतना है, तो इतना टाइम लग गया। चलिए दूसरा डिस्टेंस कितना है d, और स्पीड कितना है s, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम इतना लग गया। पहले डिस्टेंस को कवर करने का टाइम इतना था, दूसरे डिस्टेंस को कवर करने का टाइम इतना था, तो ये वाला टाइम ज्यादा होगा इससे, तो इसी का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना डिफरेंस आपको दिया हुआ है, 2 आवर्स का डिफरेंस दिया हुआ, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यही चीजें बच्चे अगर मैं आपको शुरू से पढ़ाता, हर टॉपिक अगर मैं शुरू से लेकर के चलता, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि आपको चीजें समझ में ना आए, है ना। हमारे जो बच्चे होते हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं, अगर आप उनको ये सारे क्वेश्चन देंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट क्या 30 सेकंड में कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पता है ना। फिर भी मैं क्लर्क में क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है ये चीज समझाने के लिए मैं ये लेकर के आऊं, ताकि आप इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और मैं ये सीरीज लेकर के आ रहा हूं, तो डेली कुछ ना कुछ मैं आपके लिए लाता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, काफी फायदेमंद वाली चीजें हैं। और जब लगेगा तो हम पूरा सेशन शुरू से सारी चीजें करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, s हो गया एलसीएम, तो इसकी वैल्यू हो गई d प्लस 32 माइनस डी इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। d से d आपका कट जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2s। अगर मैं यहाँ लिखूं तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2s की वैल्यू कितनी हो गई, 32, तो ये 2 से कट जाएगा 16, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 16 आ गई। तो आपसे स्पीड ही पूछा गया था, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर ही था ये, तो s आ गया 16 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। स्पीड कितनी हो गई, 16 किलोमीटर पर आवर। बोलिए बात समझ पाए, बढ़े आगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि P इन्वेस्टेड, अब ये बेसिकली क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। P invested rupees 15,000 in a business and after 7 months Q joined him with certain amount. At the end of a year, the ratio of profit share P to that of Q is 3:1. तो बेसिकली समझ लो, देखो P ने कोई बिजनेस शुरू किया, कितने रुपए लगा करके, 1500 रुपए लगा करके, सॉरी 15,000 रुपीज लगा करके बिजनेस शुरू किया। P के बिजनेस शुरू करने के 7 मंथ्स के बाद Q आकर के बिजनेस को ज्वाइन करता है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है, उन्होंने जब प्रॉफिट देखा तो प्रॉफिट का रेशियो जो था P एंड Q का, P एंड Q के प्रॉफिट का रेशियो आपको गिवन है 3:1। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय Q, Q ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था ये निकालना है। हिंदी में अगर मैं पढ़ दूं, यहाँ पे P ने 15,000 किसी व्यवसाय में निवेश किया, और 7 महीने बाद Q ने एक निश्चित राशि के साथ उसमें साझेदारी की। वर्ष के अंत में P और Q के लाभ के हिस्से का अनुपात 3:1 है। Q द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। Q ने कितना राशि निवेश किया ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में आपका 20 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए था। देखिए
तो बात कर लेते हैं पी है और कौन है क्यू है। पी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 15,000, क्यू ने कितना किया था नहीं पता है, तो मान लीजिए क्यू ने x रुपए इन्वेस्ट किए थे। पी एक साल के बाद प्रॉफिट बांट रहे हो, क्यू बाद में आता है, इसका मतलब पी पूरे 1 ईयर तक था बिजनेस में, तो पी का टाइम 1 ईयर रहा, यानी कि पी पूरे 12 मंथ्स तक था। क्यू 7 मंथ्स के बाद बिजनेस ज्वाइन किया, आफ्टर 7 मंथ्स क्यू ज्वाइन, यानी कि क्यू प्रॉफिट बांटने के टाइम ये 5 महीने तक ही हुए, तो इसके 5 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है बच्चे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितना इन्वेस्टमेंट और वो इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक है उसका, उस टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 12 महीने तक रहा, और ये प्रॉफिट जब बांटा जा रहा था तो ये 5 महीने ही रहा, क्योंकि ये 7 मंथ्स के बाद आया था। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करोगे ना, ये कैंसिल करोगे, तो ये जो आएगा यही होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कितना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई, ये हो गया आपका 36,000, और ये कितना हो गया x, यही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, और यही प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है 3:1, तो आप यहाँ पे क्या रख दीजिए 3:1। तो ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, इसलिए जब भी दो रेशियो बराबर होते हैं और ऊपर नीचे लिखते हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36,000 इंटू 1 ये आ गया 36,000, बराबर दे करके इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाता है कितना आपका 3x, और 3 से इसको कट कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने बच्चे हैं 12,000। तो x की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई आपकी 12,000 आ गई। आपसे यही पूछा गया था फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू, तो क्यू ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, हमने x माना था और x की वैल्यू 12,000 हो गई, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 12,000। क्यू ने इन्वेस्ट कितना किया था 12,000। बात समझ में आई, आगे बढ़े, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, मिक्सचर का क्वेश्चन बोल सकते हो, एलिगेशन तो इसमें नहीं लग रहा है, मिक्सचर है ये। 48 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, 48 लीटर मिक्सचर है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब कि अलग अलग चीजें जब मिला देते हो किसी सेम बर्तन में तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। 48 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें क्या है मिल्क एंड वाटर है। किस चीज का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर को मिला करके एक मिक्सचर बनाया गया है, और मिक्सचर कितना दिया हुआ है 48 लीटर। उसमें मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है 3:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, उसमें से क्या किया गया 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला गया, एंड 20 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन रिमेनिंग मिक्सचर, और 20 लीटर क्या किया गया उसमें पानी को ऐड कर दिया गया। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, जो फाइनल मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर का क्या डिफरेंस होगा बच्चे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। 48 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और शेष मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध और पानी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो फाइनल मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना था वाटर कितना था, उसका डिफरेंस कितना हुआ, ये आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए बच्चे अगर आप क्वेश्चन समझ पाए तो अब देखिए है कुछ भी नहीं यहाँ पे, है ना। कभी भी क्वेश्चन की लेंथ को देख करके आपको घबराना नहीं है, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, जैसे आप देखोगे 48 लीटर आपने बोला 48 था, 48 में मिल्क एंड वाटर, एम से मिल्क डब्ल्यू से वाटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनका रेशियो था बच्चे 3:1। तो आप 48 को 3:1 में बांट दीजिएगा, आप बोलिएगा कि 4 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई, 4 यूनिट की वैल्यू 48, ये सब जो मैं लिखता हूं ये मन में सोचना होता है। 4 यूनिट 48 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4 से कट जाएगा, आप बोलेंगे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी 12 लीटर, 1 यूनिट 12 लीटर आ गया। तो मिल्क यहाँ पे 3 यूनिट था, यानी कि ये बना 3 × 12 36 लीटर, और यहाँ पे वाटर है 1 यूनिट, तो 1 × 12 ये बना 12 लीटर। इसका मतलब ये जो 48 लीटर का मिक्सचर था इसमें मिल्क था 36 लीटर एंड वाटर कितना था बच्चे 12 लीटर। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब उसने क्या किया है 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, अब इस 48 में से 10 लीटर आपने बाहर निकाल दिया। अब बच्चे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी मिक्सचर से कोई चीज बाहर निकालते हो तो जिस रेशियो में वो मिक्सचर होता है ना, उसी रेशियो में भी वो चीजें बाहर निकलती हैं।
तो यहाँ पे किस रेशियो में मिल्क एंड वाटर था, इसमें 3:1 के रेशियो में। तो जब आप इसमें से बाहर निकालेंगे तो किस रेशियो में निकलेगा, 3:1 के रेशियो में निकलेगा। कितना बाहर निकाल रहे थे, 10 लीटर बाहर निकाल रहे थे। तो इस 10 लीटर में मिल्क भी होगा, वाटर भी होगा, किस रेशियो में बाहर निकलेगा, ये भी 3:1 के रेशियो में निकलेगा। 4 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2.5 लीटर। 4 यूनिट की वैल्यू, ये सब लिखना नहीं है बिल्कुल, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगे बच्चे, जब आप 10 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये बन जाएगा 2.5 लीटर। यानी कि यहां से मिल्क आपने 3 यूनिट निकाला था, तो 3 इंटू बना 2.5, इसकी वैल्यू हो गई 7.5 लीटर। और यहाँ पे वाटर 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2.5, तो इसकी वैल्यू हो गई 2.5 लीटर। यानी कि जब आपने 10 लीटर निकाला था उसमें से मिल्क 7.5 लीटर निकला, वाटर आपका 2.5 लीटर निकला। आपने बोला सर बिल्कुल सही, यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई कि कितनी कितनी चीजें यहां से निकल रही हैं। आगे क्या करना है, तो आगे बच्चे अब ये करना है, अब मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर आप अभी समझ पा रहे होंगे, चीजें क्लियर हो रही हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था अभी, कि 36 लीटर मिल्क था और 12 लीटर वाटर था, जिसमें से मिल्क 7.5 लीटर निकाल लिया एंड वाटर कितना निकाल लिया, वाटर निकल गया 2.5 लीटर। आपने बोला बिल्कुल सही। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया था कि 20 लीटर वाटर इज एडेड, और वाटर कितना ऐड किया था, 20 लीटर, तो वाटर में 20 लीटर आपको ऐड भी किया गया था। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अब बच्चे मुझे ये बता दीजिए, मिल्क कितना हो गया, 36 लीटर था, उसमें से 7.5 लीटर निकाल लिया, 36 में से 7 गया 29, उसमें से 0.5 और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28.5, यानी कि मिल्क बचा 28.5। 12 और 20 32 होता है, 32 में से 2 गया 30, उसमें से 0.5 जाएगा, तो ये हो गया 29.5। यानी कि फाइनली मिल्क है 28.5 एंड वाटर कितना है 29.5, इनका डिफरेंस, तो बच्चे इसका डिफरेंस कितना होगा 1। तो आपसे यही पूछा गया था कि इसका डिफरेंस बताइए, तो हमारा करेक्ट आंसर बच्चे कितना हो जाएगा, 1 लीटर इज द राइट आंसर। बोलिए, इतनी सी बात आप समझ पाए? मुझे लगता है कि आप बात समझ पाए होंगे। तो दोस्तों एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन की लेंथ पे बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल ही ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है। अगर आप सही टेक्निक यूज करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन में, इसमें तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में आपका 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन में आपका लग सकता है 25-30 सेकंड आप लगा सकते हैं, बट आगे वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला था। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे आपका फीडबैक चाहिए, आपको ये सेशन कैसा लगा और कितना आप सीख पाए इस सेशन से। तो जो भी चीजें हैं आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें, है ना, और किसी तरह का सजेशन सुझाव हो तो वो भी दें, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के जरूर ज्वाइन कर ले। और साथ ही साथ ये सेशन मैं रेगुलर बेसिस पर लेकर के आ रहा हूं आपके क्लर्क के एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जो होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी और आप समझ पाएंगे। क्योंकि कभी कभी यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन आपको नहीं भेजता है, लेकिन बेल बटन प्रेस किए रहेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जाएंगे और आप वीडियो देख पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ जितने भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए गए हैं जा करके देखिए, सारे के सारे वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।